2025-26 की उसकी जानकारी देने के दृष्टि से आपको मैंने तकलीफ दिए बुलाया है। कल मैंने इस पर और इस पर बहस सुनी थी, तो बहस सच्चाई से बहुत दूर थी, उसका कोई आधार नहीं था। और आप सब जानते हो कि हमारा विभाग पूरे अधिकारी मिलके जो हम परिश्रम कर रहे हैं, भगदौड़ कर रहे हैं, चाहे वो नकली फर्टिलाइज़र के बारे में किया हो, घटिया बीज के बारे में किया हो, पेस्टिसाइड के बारे में किया हो, बायोफ्यूल के बारे में किया हो, उसमें आप मीडिया का पूरा साथ रहा। लेकिन कल की बहस के बाद मेरे को थोड़ी वेदना हुई, तो मैंने कहा मैं मीडिया को सच्चाई रख देता हूँ। हमारे यहाँ 25-26 रवि में यूरिया का आवंटन अक्टूबर 2025 में हुआ 3.15 मीट्रिक टन, आपूर्ति हुई 2.89 मीट्रिक टन। अभी नवंबर चल रहा है, इस नवंबर में आज तक 4.40 मीट्रिक टन की मांग थी, आवंटन भी उतना ही हुआ, लेकिन आपूर्ति हुई 3.11 मीट्रिक टन की। तो अक्टूबर और नवंबर मिला के हमारे पास यूरिया की 1.55 हजार मीट्रिक टन की कमी है, अभाव है। आप यार जब से कान खा रहे हो तो आप किससे बात कर रहे हो? चला रहा हूँ। ये कमी है। अब जो कमी है उसके कारण दूसरे हैं, क्योंकि आपको पता है शुरुआत में चाइना ने यूरिया बंद कर दिया था हमारा, फिर रूस यूक्रेन युद्ध हो गया था, इजराइल और ईरान के युद्ध भी हुए, इसलिए भारत सरकार को दिक्कत आई इसको रेगुलेट करने में। फिर भी जो मिला हमने उसकी व्यवस्थाएं ढंग से की है। अभी मैंने चेयरमैन इफ्को से बात करी है, योगेंद्र कुमार जी मार्केटिंग के डायरेक्टर, उनसे भी की है। हमारे यहाँ आवंटन था स्वदेशी यूरिया का 49,300 मीट्रिक टन, इम्पोर्टेड का था 1,86,000। इस तरह से कुल यूरिया हमको मिलना था 15,07,900 मीट्रिक टन। 1,57,900 मीट्रिक टन स्वदेशी की यूरिया हो गई, की पूर्ति हमको हो गई 46,300 मीट्रिक टन। इम्पोर्टेड की हो गई 50,600 मीट्रिक टन। इस प्रकार हमको 96,900 मीट्रिक टन यूरिया मिला 1,57,000 की जगह। तो हमें अभी 61,000 मीट्रिक टन यूरिया इफ्को से और लेना है, जो हमारी बात हो गई। और शुरू में जो अभी यूरिया की कमी है, तो उसका कमी का कई कारण हैं। एक तो राज्य में आपको सबको पता है भरपूर बरसात हुई है, उस बरसात के कारण
बरसात, और अक्टूबर में आपको पता है एक स्पेल बरसात का और आ गया 2 बार, जिसमें उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में भरपूर पानी पड़ा। उसकी नमी के कारण डिमांड बढ़ी। पहले ऐसा नहीं होता था, समय समय किसान अपना ट्यूबवेल को पानी चलाता था और समय समय उसकी डिमांड बढ़ती जाती थी, लेकिन इसकी नमी हो जाने के कारण और अब नवंबर में कई जिलों में जहाँ डैम है वहाँ नहर खुल जाने के कारण, नहरें खुल गई, उसके कारण अचानक यूरिया की डिमांड बढ़ गई। गत वर्ष दिनांक 26/11/2024 की अपेक्षा इस वर्ष 9 लाख हेक्टेयर में अधिक बुआई हुई है, यानी 11% सोइंग ज़्यादा हुई है अब नवंबर में, जबकि 24 में इतनी नहीं थी। साथ में तिलहनी फसलें और खाद्यान्न फसलों की बुआई का एरिया करीबन 63 लाख हेक्टेयर हो गया। पहली सिंचाई में जब बुआई की और टॉप ड्रेसिंग की जा रही थी तब। एक प्रवृत्ति और किसानों की बनी है कि किसान जरूरत है 2 की, बैग लेगा 8-10, तो स्टॉक यूरिया का हुआ है। कई जगह यूरिया का डाइवर्जन हुआ है इंडस्ट्रियल यूज की दृष्टि से, और बुआई का समय जो दिसंबर तक चलता था वो नवंबर माह में करीबन 80% हो गया। इसलिए जो इधर उधर जो लाइनें लग रही हैं या यूरिया की मांग बढ़ रही है, उसका कारण ये है कि समय समय फसल, अब गेहूं बुआई होता था दिसंबर में, अब गेहूं अभी नवंबर में बो दिया गया, उसके कारण इसकी डिमांड बढ़ गई। पहली सरकार में 5 वर्ष में डीएपी की औसतन आपूर्ति थी 2,30,000 मीट्रिक टन। अब वर्तमान सरकार के 2 साल की अवधि में हमारे यूरिया की और डीएपी की आपूर्ति हुई है 2 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की गई है। इस वर्ष सीजन में के प्रथम माह में 2 माह में अक्टूबर नवंबर में 9.15 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है किसानों को। 9.15 लाख मीट्रिक टन। इसमें भी 24,000 मीट्रिक टन यूरिया अनलोड हो रहा है रैक से, और 31,000 मीट्रिक टन ट्रांजिट में है, जो 2 दिन में जहां आवश्यकता है वहां पर पहुंच जाएगा। अपने जो नवंबर 2024 था, उस समय एरिया जो बुआई हुई थी वो था 86 लाख हेक्टेयर, और अब है 95 लाख हेक्टेयर नवंबर में इस सरकार में। अब हमने एक आदेश निकाला, जो शिकायत आमतौर पर जनता में आती है, मीडिया को भी आती है, कि इसके साथ टैगिंग नहीं होनी चाहिए। जो किसान को आवश्यकता है उसके साथ फालतू का सामान नहीं दिया जाए। उस दृष्टि से हमने 3 पत्र लिखे जीएसएस को, केवीएसएस को, प्राइवेट डीलर्स को, जिसकी जानकारी कलेक्टर्स को दी गई कि भाई टैगिंग नहीं होनी चाहिए। उस टैगिंग पर पहली बार सख्त कार्रवाई हुई है। उदाहरण के तौर पर उदयपुर में पूरी की पूरी रैक को
हमने सीज कर दिया था, उसमें टैगिंग का सामान था। अभी सूरतगढ़ में मैं खुद गया था और वहाँ 15,000 मैट्रिक टन टैगिंग का सामान हमने सीज कर दिया था। इसी तरह से हमारे यहाँ वीकेआई में चंबल और श्रीराम फर्टिलाइजर्स हैं, उनके भी टैगिंग का जो सामान है हमने उसको सील किया। प्रयास ये किया गया कि किसान को अनावश्यक टैगिंग का सामान नहीं दिया जाए। अब अपने यहाँ विगत सरकार के समय उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध कालाबाजारी, अवैध भंडारण, परिगमन एवं निम्न गुणवत्ता के उर्वरकों की शिकायत प्राप्त होने पर कोई प्रकरण दर्ज हुए तो मात्र 24 दर्ज हुए, और हमारे यहाँ अभी 20 महीने के कार्यकाल में 90 FIR दर्ज करी गड़बड़ी की। 98 उर्वरक विक्रय पत्र निलंबित और निरस्त किए और 1069 लोगों को हमने नोटिस दिया लापरवाही बरतने के लिए। अब हमारे यहाँ जो प्लान हम डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं उसमें हम बड़ी सावधानी बरत रहे हैं। सावधानी इन द सेंस, हमने हर जिले को मांग के अनुसार कितनी आपूर्ति की जानी चाहिए उसको स्टॉक की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जैसे अलवर में, अजमेर में हमने इस समय 19,989 मैट्रिक टन का स्टॉक है जो 5 दिन चलेगा। ऐसे ही अलवर में 3,379 मैट्रिक टन है जो 4 दिन चलेगा। मतलब हमने समय भी देख रखा है तो किस जिले को कितने दिन चलेगा। जैसे 12 में का स्टॉक 2 दिन ही चलेगा और हमारे यहाँ ये धौलपुर में 6 दिन चलेगा। इस ढंग का हमने एक चार्ट भी बना रखा है तो स्टॉक ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने की संभावना है वो हम रैक भेजते हैं, रैक को डाइवर्ट करते हैं, रैक की व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार हमने, भारत सरकार ने भी एक IFMS पोर्टल बना रखा है। कहाँ गए IFMS की जानकारी देने वाले? उस IFMS के द्वारा, IFMS पोर्टल के जरिए पॉस मशीन से बांटा जाता है और विलेज लेवल तक, चाहे ग्राम सेवा सहकारी समिति है या प्राइवेट यूरिया या DAP देने वाला व्यक्ति है, ग्राम लेवल तक की GSS और प्राइवेट डीलर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास रोज आती है। कहाँ कितना किसके पास फर्टिलाइजर है, वो गड़बड़ नहीं कर सकता, दाएं बाएं नहीं कर सकता। दाएं बाएं करेगा तो हमने पकड़े हैं ऐसे बहुत से लोग जिनके लाइसेंस भी दर्ज किए हैं और उनको सील भी किया है। एक बार IFMS की जानकारी एक बार सुन लो।